स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का स्टार्ट हो चुका है और सबसे खास बात यह है कि आज से जो पार्लियामेंट का सेशन है वो नए वाले पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्टार्ट होगा। लेकिन जो एक सरप्राइज एलिमेंट था, जैसे कि आपको याद होगा, जब से स्पेशल सेशन का अनाउंसमेंट किया गया था तब से कई बार लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार क्या होने वाला है, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था। लेकिन फाइनली कल यह तय हो गया है क्योंकि कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है रिगार्डिंग द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। देखिए, बहुत लंबे समय से, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 27 साल हो चुके हैं जब पहली बार कुछ बिल इंट्रोड्यूस किया गया था वुमेन्स रिजर्वेशन को लेकर पार्लियामेंट के अंदर। मतलब देखिए, पार्लियामेंट में ही बिल पास होगा और ये बिल किसके लिए है? खुद पार्लियामेंट के लिए है कि पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। जो 543 लोकसभा सीट्स पर चुनाव लड़े जाते हैं, इसमें से 1/3 सीट, लगभग की 33% सीट्स ये वुमेन्स के लिए रिजर्व होना चाहिए। इसको लेकर लंबे समय से मांग हो रही थी। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अभी तक क्या होता आया है, 2010 में जो बिल पास हुआ था वो क्या था, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो 3 लाइव बैच है दोस्तों, वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी बैचेस हैं दोस्तों, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, कुछ भी आपका नहीं बचेगा। और प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इन बैचेस के अंदर कराई जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, अचानक से खबर क्या आ गई है। देखिए, कैबिनेट, जैसा कि आपको पता होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हैं और बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं उसके अंदर होते हैं, और इसी को कहा जाता है यूनियन कैबिनेट। तो क्या होता है ना कि अगर मान लो कोई बिल लाना है, लोकसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल लाना है, तो सबसे पहले सरकार की तरफ से अप्रूवल दिया जाता है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। जब कैबिनेट उसको अप्रूव कर देती है तब यहां पर जो बिल है बेसिकली वो आपका लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है। तो क्या हुआ है कि कल देर शाम को जो है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कैबिनेट की जो मीटिंग है वो हमेशा देखा गया है कि वेडनेसडे के दिन होती थी, लेकिन कल अचानक से क्या हुआ, कल शाम को लगभग 6:30 बजे यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर तय किया गया, और लगभग 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। उस मीटिंग के अंदर तय किया गया कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल फाइनली इसको लाया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। यहां पर जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से बताया गया कि जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीज हैं, उनको सभी को बोला गया है कि जो वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सभी प्रेजेंट रहने चाहिए आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये वुमेन के लिए लाया जा रहा है और जितनी भी महिलाएं सांसद हैं उन सबको उस समय प्रेजेंट रहना चाहिए। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, उन्होंने उनकी तरफ से कई महिलाएं जो सांसद हैं उनसे मुलाकात किया गया। कई सारे जो लीडर्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने भी इसको लेकर डिमांड किया कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल होना चाहिए। और स्पेशली कांग्रेस का अगर मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली देखने को मिला है कि कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर काफी मांग करी जा रही थी। अभी रिसेंटली हैदराबाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको लेकर एक रिजोल्यूशन भी पास किया कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल होना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब इसके बारे में कल डिसीजन आया ना, जब खबर आई, तो कांग्रेस के पार्टी के जो लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने तुरंत यहां पर ट्वीट कर दिया राहुल गांधी जी का ट्वीट 2018 का। 2018 में भी आप देखोगे तो राहुल गांधी की तरफ से मांग आई थी, आवर पीएम सेज ही इज अ क्रूसेडर फॉर women's empowerment. Time for him to rise above party politics, walk his talk and have women's reservation bill passed by parliament. The Congress offers him its unconditional support. तो ये बेसिकली राहुल गांधी ने 2018 में इसको लेकर ट्वीट किया था। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर ऐसे चर्चा अगर आप देखोगे तो राजीव गांधी जी के समय से होती आ रही है, लेकिन पहली बार इससे रिलेटेड जो बिल है वो आपका लाया गया था 1996 में, जो कि पास नहीं हो पाया था। 1996 में आपको पता होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उतनी थी नहीं देश के अंदर, देवगौड़ा जी की सरकार थी, तो उस समय बिल तो लाया गया, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली मैं आपको बताऊं जो हिंदी बेल्ट वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे यूपी, बिहार, यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसका विरोध किया एक तरह से, और आज भी कई बार विरोध देखने को मिलता है। तो 1996 में इसको लेकर लाया गया था, लेकिन देवगौड़ा जी के समय यह आपका पास नहीं हो पाया था। फाइनली
आगे चलकर 2010 में जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस जिसको लीड कर रही थी, उन्होंने ये बिल लेकर आए पार्लियामेंट में, लेकिन ये बिल बेसिकली राज्यसभा में उनके द्वारा लाया गया। अब आपको पता होगा कि हमारे देश में अगर कोई भी बिल पास कराना है, उसको एक्ट बनाना है, तो यहां पर दोनों जो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहां से पास होना चाहिए और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो क्या हुआ है कि 2008 में यूपीए की सरकार ने इसको लेकर बिल लाए थे। आप देख सकते हो 2008 में राज्यसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर आगे चलकर इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया और स्टैंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट है वो 2009 में आता है और फाइनली मई 2010 में ये राज्यसभा से पास भी हो गया था। जी हां, मैं आपको बता दूं 2008 वाला जो बिल है, जिसको 108th अमेंडमेंट बिल कहा जाता है, वो अभी भी अटका हुआ है। क्यों? देखो क्या होता है कि अगर मान लो कोई बिल लोकसभा से पास होता और 5 साल गुजर जाते, आपको पता है ना लोकसभा सिर्फ 5 साल का होता है, और लेकिन जो राज्यसभा है वो आपका कंटिन्यूअस रहता है, वो आपका एक्सपायर नहीं होता है। हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर्स हैं वो आपका रिटायर होते हैं, राइट? आप सबको पता ही होगा। तो अगर मान लो लोकसभा से कोई बिल पास होता है और लोकसभा खत्म हो जाती है 5 साल के बाद, तो वो बिल भी एक प्रकार से अपने आप भी वो डाई हो जाता है, उसका कुछ मतलब नहीं रहता। लेकिन क्योंकि राज्यसभा एक कंटिन्यूअस बॉडी है, इसकी वजह से जो बिल 2008 में आया था, 2010 में पास हुआ, वो बिल अभी भी है और उस बिल को सरकार चाहे तो लोकसभा से पास करा सकती है। लेकिन क्या है ना कि वो सेम बिल होना चाहिए। अगर मान लो 2008 का बिल तो बहुत पुरानी बात हो गई, 15 साल पुरानी बात हो गई, तो वो सेम बिल तो सरकार लाएगी नहीं। तो अब सरकार को दोनों जगह से ये पास कराना होगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि उस समय बेसिकली क्या हुआ, 2010 में राज्यसभा से तो पास हो गया, लेकिन उस समय यूपीए की सरकार गठबंधन की सरकार थी, उनके पास फुल मेजॉरिटी नहीं थी लोकसभा में, और जो पार्टनर्स थे यूपीए के वो इसका विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से इसको लोकसभा में अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को। लेकिन अब क्या है, आपको पता है बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है इस समय, तो कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, बाकी दल भी कई सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि 543 लोकसभा मेंबर्स में से लगभग 431 जो एमपीज हैं वो इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, और राज्यसभा में 250 एमपीज में से लगभग 175 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बिल आसानी से पास हो सकता है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि 2008 वाला जो बिल था उसमें वुमेन्स रिजर्वेशन को लेकर क्या कहा गया था, मतलब ये वुमेन्स रिजर्वेशन है क्या, वो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो लाया गया था उसका मेन मकसद है कि हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, जो पार्लियामेंट है उसमें देखिए यहां पर अब क्या है ना, जो 2008 वाला बिल था उसमें लोकसभा की बात कही गई है, सिर्फ राज्यसभा की बात नहीं कही है। तो लोकसभा में 33% रिजर्वेशन, और जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं अलग अलग राज्यों के, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, जितने भी राज्य हमारे देश में, उनके असेंबलीज में भी जहां पर लोग डायरेक्टली चुनते हैं, वोट देते हैं, ठीक है, तो लोकसभा में और जितने भी हमारे राज्य हैं और जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां पर 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि 543 मेंबर्स हैं आपके, एमपीज हैं लोकसभा के अंदर, तो 543 का 33% होता है 181, तो 181 जो मेंबर्स होंगे वो कम से कम महिलाएं होंगी, ये इसका मतलब हुआ। अब इसमें भी क्या है, ये बोला गया, आपको पता होगा कि अभी जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, तो आपको पता है स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी रिजर्वेशन है। तो आपको पता है 543 मेंबर्स में से आई थिंक 84 स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए है और लगभग 47 सीट जो है वो आपका स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। तो उनके सीट में भी 1/3 महिलाएं होंगी। ये 2008 का बिल है, मैं आपको 2008 के बिल की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो नया बिल है अभी आया नहीं है, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। हो सकता है नए में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, हो सकता है सरकार 33% के बजाय 25% ले आए, मुझे नहीं पता, वो आगे जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2008 वाला जो बिल है उसमें ये चीजें कही गई हैं। अब इसके साथ साथ रोटेशन भी होगा, मतलब अब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं महिलाओं के, तो अब देश में हो सकता है कि किसी सीट को महिलाओं का लिए रिजर्व कर दिया गया था, अगले साल वो महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं होगा, तो वो रोटेशन बेसिस पर आपका चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात 2008 के बिल में लिखा हुआ था कि जब से ये स्टार्ट होगा, मान लो ये 2025 से लागू होगा, तो 15 साल के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब 2040 से ये बंद हो जाएगा। तो 15 साल के लिए एक प्रकार से रिजर्वेशन देने की कोशिश की जा रही है ताकि महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि हो सकता है सरकार इसको लेकर दूसरा बिल पेश करे। अब क्वेश्चन ये है कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों लाया जा रहा है, अभी करंट में स्टेटस क्या है हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर,
और जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं उनका अभी करंट स्टेटस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो अभी अगर आप देखोगे तो 543 जो सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, उसमें 15% से भी कम महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। कितनी? 78 वुमेन मेंबर्स हैं, मतलब सिर्फ 78। अब आप देखोगे डेमोग्राफिक तरीके से तो देश के अंदर लगभग 50-50% पुरुष और महिलाएं हैं। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से महिलाएं कम पार्टिसिपेट कर रही हैं? सिर्फ 78 वुमेन एमपीज हैं हमारे लोकसभा के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसी को बढ़ाने के लिए अब अगर रिजर्वेशन हो जाएगा तो कम से कम 181 जो एमपीज होंगी वो आपकी वुमेन होंगी, महिलाएं होंगी। ये मेन मकसद है यहां पर लाने का। और वहीं अगर आप राज्यसभा की भी बात करो तो वहां पर भी 14% से कम महिलाएं हैं। अगर हम स्टेट असेंबलीज की बात करें अलग अलग राज्यों में, आप इन सभी राज्यों के नाम देख सकते हो जहां पर 10% से भी कम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पुडुचेरी। ये सभी ऐसे राज्य हैं जहां पर 10% से भी कम आपको वुमेन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हो बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर 10 से 12% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। और छत्तीसगढ़ में 14.44, वेस्ट बंगाल में 13.7 और झारखंड में 12.35। मतलब ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा आपको वुमेन एमएलएस देखने को मिलती हैं। तो ये साफ दिखाता है कि आप राज्य की बात करिए या फिर पार्लियामेंट की बात करिए, वहां पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और वैसे तो मैं आपको बताऊं तो ये 15% लगभग आपको देखने को मिल रहा है। ये तो और भी कम था, ये तो अब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। पहले तो आपका 5-6%, 7%, धीरे धीरे करके अब यहां पर 15% आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है इसका फायदा और नुकसान क्या है, मतलब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, प्रोज और कॉन्स क्या है। देखो इसको लेकर बहुत डाइवर्जेंट व्यूज हैं। अगेन यहां पर भी कई लोगों का मानना है कि रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं के लिए, कई लोगों का मानना है नहीं होना चाहिए। जो इनके प्रोपोनेंट्स हैं, जो चाहते हैं होना चाहिए, उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो जो महिलाओं का कंडीशन है देश में वो इंप्रूव हो सकेगा। क्यों? क्योंकि जब महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पार्लियामेंट में आएंगी तो वो महिलाओं के हक में बात करेंगी, उनसे जो रिलेटेड संवेदनशील जो मामले हैं उनको वो उठाया जाएगा और महिलाओं से के हित में जो बिल है उसको पास कराया जाएगा। अगर ज्यादा महिलाएं होंगी तो वो प्रेशर डाल सकती हैं, तो इसी की वजह से ये महिलाओं के बेनिफिट में होगा। रिसेंट स्टडीज में, कुछ रिसेंट स्टडीज में बताया गया, आपको पता है ना, वुमेन रिजर्वेशन पंचायत के अंदर आपको देखने को मिलता है। जी हां, पंचायत के अंदर वुमेन रिजर्वेशन है। तो यहां पर कुछ स्टडीज में यह बताया गया कि जब से वुमेन रिजर्वेशन पंचायत में है, जब से आया है, तो उसकी वजह से वहां पर महिलाओं को एम्पावरमेंट मिला है। ज्यादा से ज्यादा जो सरपंच हैं, जो पंचायत के अंदर चुनकर आती हैं, वो महिलाएं चुनकर आती हैं। तो इसकी वजह से उनका एम्पावरमेंट हुआ है। तो इसको हमें पास कराना चाहिए। लेकिन जो इसके ओपोनेंट हैं, जो नहीं चाहते ऐसा हो, उनका ऐसा कहना है कि देखिए ये एक प्रकार से महिलाओं के लिए अनइक्वल स्टेटस दे देगा। देखिए कई सारे एक्सपर्ट्स उनका ये कहना होता है कि यहां पर एक जो होता है ना कि आप मेरिट के बेसिस पर चुनकर आए हो, मतलब आगे चलकर ऐसा देखा जाएगा कि इनको तो रिजर्वेशन मिला था, ये महिला चुनकर आई। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो महिला चुनकर एमपी बनकर नहीं आती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर नहीं आती। तो इस तरह की धारणाएं लोगों में आ सकती है, कुछ लोगों का कहना है। फिर इसके अलावा ये भी कई सारे पॉलिसी उनका ये भी कहना है एक्सपर्ट्स का कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाकर जो अहम मुद्दे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इनर पार्टी डेमोक्रेसी, इन सबको दरकिनार किया जा रहा है। मतलब हमें ज्यादा फोकस पॉलिटिक्स में से जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। जो अलग अलग पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसी लाई जाए, इनर पार्टी डेमोक्रेसी वो लाने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि वोटर्स के लिए जो चॉइस है वो भी आपका कम हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए जब आप वोट डालने जाओगे तो आपके सामने सिर्फ महिलाएं देखने को मिलेंगी, तो हो सकता है कि उनमें से कोई भी महिला कैपेबल ना हो। मतलब कि कहने का मतलब जो वोटर्स का चॉइस है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर कोई एक अच्छा पुरुष होता होगा जो अच्छा काम कर सकता होगा, लेकिन क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन था उस सीट के ऊपर, इसलिए वो आपका खड़ा नहीं हो सकता इलेक्शन में। तो कई सारे यहां पर तर्क दिए जाते हैं। इसी की वजह से कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि हमें ऑल्टरनेटिव तरीका अपनाना चाहिए। कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, उन सब के अंदर रिजर्वेशन, मतलब पार्टीज के अंदर रिजर्वेशन लाना चाहिए, रादर देन ब्रिंगिंग रिजर्वेशन ऑन द सीट्स। ये जो पार्लियामेंट के अंदर सीट्स है उसमें नहीं लाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और तर्क दिया जाता है। तर्क क्या होता है कि जैसे कि मान लो अभी आपने देखा होगा कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं जहां पर अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको 5-5 साल पर लोग उसको चुनकर
चुनकर भेजते हैं। तो कई 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 जगह आपने देखा होगा 20 साल 25 साल से वहीं से लोग चुनकर बार बार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार अपने एरिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि मान लो अगर 2 साल के बाद वो सीट रिजर्व कर दी जाती है महिलाओं के लिए, तो वो पुरुष तो फिर से इलेक्शन में लड़ नहीं सकता, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा। एंड क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार अमेंडमेंट कैसे हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, ये बड़ा अमेंडमेंट है क्योंकि ये सभी के ऊपर लागू होगा, सभी राज्यों के ऊपर होगा, इसलिए यहां पर 2/3 मेजॉरिटी, जी हां, अगर इसको लोकसभा राज्यसभा से पास कराना है दोनों हाउसेस से, तो दोनों हाउस के अंदर 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ 50% स्टेट्स को एग्री करना चाहिए, मतलब हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें से 50% राज्य को एग्री करेंगे, तब जाकर ये आपका बिल पास हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके साथ साथ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो बिल है वो ऑपोजिशन को भी डिवाइड कर सकता है। आपको पता है कि अभी जो एक अलायंस बनाया गया है इंडिया नाम से, राइट, तो ये जो अलायंस है जिसके अंदर कई सारे पार्टीज हैं, उनमें से कुछ ऐसी पार्टीज हैं जैसे समाजवादी पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय आरजेडी हो गई बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उन सभी ने इसको लेकर अपोज किया है। क्योंकि जब पिछली बार 2008 में ये बिल आया था राज्यसभा के अंदर, जो मैंने आपको बताया ना 2010 में पास हुआ, वो बिल को लेकर बहुत विरोध किया गया था। इनफैक्ट हालत ये हो गई थी कि वहां पर मार्शल्स खड़े करने पड़े थे। मतलब पार्लियामेंट के अंदर जब ये बिल पास हो रहा था तो आरजेडी के जो एमपीज हैं वो एकदम वायलेंट प्रोटेस्ट पर आ गए थे। मतलब बहुत गंभीर सिचुएशन हो गया था पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उसको मार्शल्स को तैनात करना पड़ा था और तब जाकर ये बिल पास हो पाया था। मतलब कि जो हिंदी बेल्ट वाला आप एरिया देखोगे, जो यूपी बिहार साइड जो कई सारे पार्टीज हैं वो इसको लेकर अपोज करते रहते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार, ये वाली जो सरकार बीजेपी सरकार जो लेकर आ रही है बिल, वो किस तरह का बिल लेकर आएगी, क्या उसमें कुछ चेंज लेकर आएगी, क्या होगा देखा जाएगा। क्योंकि अभी तो 5 दिन का सेशन था जिसमें एक दिन ऑलरेडी निकल गया है और आज मेरे को लगता नहीं, क्योंकि आज तो नए पार्लियामेंट में शिफ्ट होंगे तो कुछ खास होने वाला है। देखते हैं कि हो सकता है वेडनेसडे को ये बिल लाया जाए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि और क्या सरकार इसके अंदर चेंज कर रही है। बट आई होप कि इससे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।